नमस्कार बच्चों। आज हम जो आपका विषय ले रहे हैं वो है विभिन्न वाद्यों का परिचय। उसके अंतर्गत हम वीणा, सरोद, वायलिन इस 3 वाद्यों पर चर्चा करेंगे। पहले आप ये जानें कि वाद्य जो है वो प्राचीन काल से ही संगीत में गायन, वादन, नर्तन इन तीनों के साथ ही संगत देने के लिए, ताल देने के लिए विभिन्न वाद्यों का प्रयोग जो है प्रारंभ से ही होता चला आया है। प्रारंभ में हम जो अभी सबसे पहले चर्चा करेंगे वो हम लेंगे वीणा। वीणा जो है प्राचीन काल में हम ये देखें, पहले उससे पहले आप ये जानें कि हमारे पास जो है वो 4 प्रकार के वाद्य माने गए हैं, जिसमें तत्वाद्य, सुषिरवाद्य, घनवाद्य और अवनद्यवाद्य। तो जो तत्वाद्य, सुषिरवाद्य और घनवाद्य है ये जो है इनमें जो है ये स्वरवाद्य कहलाते हैं और अवनद्यवाद्य जो है वो तालवाद्यों में आता है। तत्वाद्य जो है उनके अंतर्गत सारे तंत्र वाले, तार वाले वाद्य आते हैं, जैसे से वीणा, सितार, सरोद, इस तरह के वाद्य जो हैं उनकी श्रेणी में आते हैं। सुषिर वाद्य वो होते हैं जिनमें की स्वर उत्पत्ति फूंक के द्वारा पैदा की जाती है, जिसमें हारमोनियम, क्लैरिनेट, बांसुरी इत्यादि। घनवाद्य वो होते हैं जिनमें विभिन्न धातु से आघात करके स्वर उत्पत्ति होती है, जैसे झांझ है, करताल है, मंजीरा है, इस तरह के वाद्य, जल तरंग है, काष्ठ तरंग। ये अवनद्य वाद्य वो होते हैं जिनके मुंह पर चमड़ा मड़ा रहता है, जैसे कि तबला, पखावज, मृदंग, जो कि ताल देने के काम आते हैं। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है वीणा। वीणा जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक तंत्र वाद्य है, पर यह है कि मध्य युग तक सभी जो तंतु वाद्य थे उनको एक वीणा एक सामान्य संज्ञा के रूप में उनका प्रयोग होता था, यानी जितने भी तंत्र वाद्य आते थे उनको ये कहा जाता था वो वीणा के अंतर्गत ही माने जाते थे। तो उसमें हमें विभिन्न प्रकार की वीणाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कश्यपी वीणा, कुब्जिका, चित्रा, परिवादिनी, घोषावती, जया, इस तरह की अनेक वीणाओं का प्रयोग मिलता है। फिर आचार्य अभिनव गुप्त ने जो है कई वीणाओं का प्रयोग उनके उसमें हमें उनके चर्चा मिलती है, जैसे संवादिनी, द्वितंत्री, किन्नरी वीणा, मत्त कोकिला, सरस्वती वीणा, इस तरह की। इसी तरह उन्होंने और भी अभी उन्होंने उनके जिक्र किया है, जैसे अलाबू वीणा, सारिका वाली वीणा, इस तरह से मिलता है। फिर मध्य युग के जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे पंडित सारंगदेव, उन्होंने संगीत रत्नाकर के वाद्याध्याय में कई वीणाओं का उल्लेख किया है, जिसमें एक तंत्री, नकुल, विपंची, चित्रा, इस तरह की कई वीणाओं का उल्लेख जो है उन्होंने इसमें किया है। अब वीणा वैसे आप ये देखें कि इस तरह की मतलब ये है कि वीणा के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम उन पर ना जाके हम ये सीधा लेंगे कि वीणा जो है एक अत्यंत प्राचीन शब्द है और वीणा जो है उसके प्रचलित संगीत में हमारे हिंदुस्तान में 2 रूप पाए जाते हैं, एक तो उत्तर भारतीय वीणा, दूसरी दक्षिणात्य वीणा। प्रथम को जो है वो रुद्र वीणा कहलाती है, यानी उत्तर भारतीय वीणा रुद्र वीणा या ब्रह्म वीणा कहलाती है, और दूसरी वीणा जो है वो सरस्वती वीणा कहलाती है। तो ये जो है वीणा जो है वो मुख्यतः बांस या आपनूस की लकड़ी से बनी होती है और इसके दंड की जो लंबाई है वो 3 फीट करीब होती है और प्राय इसमें 2 तुम्बे लगे होते हैं, और जो 2 तुम्बों के बीच जो दंड का हिस्सा है उसको स्थान या स्थान कहा जाता है, और इस पर ही पीतल के 22 से 20 तक कुछ पर ये जो है पर्दे लगाए जाते हैं जो अपने स्थान से खसकते नहीं हैं। इनको सुंदरी या सारिका भी कहा जाता है, और इन सुंदरियों के ऊपर से धातु के 4 जो है मुख्य तार लगे रहते हैं और पार्श्व में 3 तार होते हैं। तो जो ये पार्श्व के जो तार होते हैं इन पर चिकारी का काम किया जाता है, और बजाते समय वीणा का जो है वो देखें, वीणा का जो तुंब है वो बाएं कंधे पर टिका रहता है और नीचे वाला तुंब जो है वो दाहिने घुटने के सहारे से रखा जाता है। और बीन पर जो या वीणा पर जो वादन होता है उसकी को आलाप, जोड़ तथा गत कहते हैं, यानी पहले इसमें नोम तोम का आलाप जो है वो बजता है जो विलंबित लय में बजता है, उसके बाद जोड़ में एक प्रकार की लय आ जाती है,
ताल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन एक लय उसमें हो जाती है और उसमें स्वरों को मीण, गमक, घसीट इस तरह से आपस में इस तरह से जोड़ा जाता है, इसलिए वो जोड़ कहलाता है। और ये दोनों लयकारी के साथ तो काम होते हैं, लेकिन इसमें ताल का प्रारंभ जो है वो जब गत प्रारंभ होती है तभी किया जाता है। और वीणा वाद्य में जो है वो गायकी तथा तंत्रकारी दोनों ही अंगों से वीणा को बजाया जाता है। ये माना जाता है कि अकबर के दरबार में मिश्र सिंह बीन के जो थे वो बहुत सर्वोच्च कलाकार रहे थे। वो बाद में वो तानसेन के साथ ध्रुपद में वीणा के साथ संगत करते थे। बाद में वही उनकी पुत्री के से उनका विवाह हो गया और इसलिए तानसेन की पुत्री वंश में यह बीन यानी वीणा इसकी परंपरा जो है वो काफ़ी समय तक चलती रही। तो अगली जो वीणा जो दूसरी वीणा है वो सरस्वती वीणा है। ये दाक्षिणात्य वीणा है, यानी इसको सरस्वती वीणा या तंजौर वीणा के नाम से भी पुकारा जाता है। और यह वीणा जो है आड़ी रखकर बजाई जाती है और तुम्बर केवल एक ही सिरे पे अर्थात बाईं ओर लगा रहता है और दाहिने सिरे में जो घट होता है वो वीणा दंड के साथ जोड़ दिया जाता है। और इसमें भी वीणा के अन्य वीणाओं के समान धातु के तार होते हैं, 4 मुख्य तार होते हैं और पार्श्व में 3 तार होते हैं, यानी 4 तो बजाने के काम में आते हैं और शेष तीनों ताल देने के तार के देते हैं। इस प्रकार जो है और जो 3 जो है वो चिकारी उनको कहा जाता है और वो चिकारी के बजाने उसके लिए काम होते हैं। और इस वीणा में भी गत की इसमें बस अंतर यह है कि ये उत्तर भारतीय वीणा से कि इसमें गत के स्थान पर प्रबंध तथा कृतियाँ जो कि दक्षिण की विशेषताएं हैं वो बजाई जाती हैं। और इसका सरस्वती वीणा का प्रयोग गायन के साथ संगति के लिए भी किया जाता है और स्वतंत्र वादन भी इसमें होता है। और दक्षिण में संस्कृति में वीणा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और आज भी हमें वीणा के जो प्रमुख कलाकार मिलते हैं वो दक्षिण में ही मिलते हैं। इस प्रकार जो है ये वीणा है। अगला जो हम वाद्य ले रहे हैं वो है वायलिन। वायलिन जो है एक बहुत तंतु वाद्य में बहुत ही लोकप्रिय वाद्य है। इसका प्राचीन नाम हमें मिलता है बेला। भारतीय संगीत में वायलिन के समान गज से बजने वाले वाद्यों का जो प्रचार हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही रहा है। परंतु वैसे इसको कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि ये पाश्चात्य वाद्य है, लेकिन अधिकतर लोगों का ये मानना है कि गज से बजने वाले वाद्यों का सूत्रपात तो भारत में ही हुआ और फिर यहीं से वो विदेशों में फैला। अब इसमें हमें अपवाद कुछ मिलता है। फिर भी यह है कि जो पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार वायलिन का उद्गम जो है वो वायोला नामक मध्यकालीन जो एक वाद्य था उससे मानते हैं, जो मध्य एशिया के रिबेका नामक वाद्य का एक परिवर्तित रूप है। तो पाश्चात्य देशों में यह साज जो है वाद्यों का वहाँ राजा माना जाता है, यानी पाश्चात्य उसमें हमें ये वायलिन का जो प्रयोग है वो बहुत अधिक होता है। और इसी से मिलते जुलते कुछ अन्य वाद्य भी वहाँ पाए जाते हैं, जैसे चेलो, वायोला, फिडल, इस तरह के जो हैं वाद्य वहाँ इसमें मिलते हैं। तो बस वायलिन और इन वाद्यों के बीच में थोड़ा आकार प्रकार का और थोड़ा उनकी तारों की उच्चता नीचता का अंतर हमें मिलता है। वायलिन में देखा जाए मुख्यतः 4 तार होते हैं, जो कि सामान्यतः जो वायलिन है वो मौसा पासा या पासा पासा इन स्वरों में मिलाया जाता है। तो इससे उसमें क्या होता है, 2 सप्तकों का स्वर क्षेत्र वादकों के लिए सुलभ हो जाता है और गायकों की संगति का काम भी इसमें भली भांति हो सकता है। तो इस तरह से इसमें मिलाया जाता है। और दक्षिण में वायलिन को सापा सापा इस तरह से इन स्वरों में मिलाने का प्रचलन है। और वायलिन वादन में हम ये देखते हैं कि इसमें 3 शैलियाँ मुख्यतः मिलती हैं। एक तो गायकी शैली, दूसरा तंत्र शैली तथा तीसरी फिल्मी शैली। यानी प्रथम में तो विलंबित ख्याल गायकी और उसके सभी अंग मीड़, गमक, घसीट आदि निकाले जाते हैं और वो प्रयोग होती है। और दूसरी शैली में सरोद, सितार तथा बीन की भांति दिरदिरदारा इस तरह के बोल यानी वो तंत्रकारी तरीके से उसको बजाया जाता है और स्वरों के विभिन्न अलंकार बजाने के लिए गज का प्रयोग किया जाता है। और इस शैली में गीत के स्थान पर गत, तोड़ा तथा झाला जैसे कि सितार सरोद में बजता है उस तरह से बजता है। और तीसरी शैली जो है वो सिनेमा संगीत में पाई जाती है और इसमें जो है वो
वेस्टर्न म्यूज़िक की तरह जो फिंगर पोजीशंस के इस तरह से लगे जाते हैं कि विभिन्न स्वर स्थानों को एक साथ दबा के, यानी वो हारमोनी यानी कॉर्ड्स को के लिए उत्पन्न करने के लिए विभिन्न कॉर्ड्स को बजाया जाता है। तो इस तरह से ये 3 शैलियाँ इसमें प्रचलित हैं। पंडित गजानन राव जोशी, वी.जी. जोग, डी.के. दातार साहब, डॉक्टर एन. राजम आदि, उनकी पुत्री एन. राजम जी की बेटी संगीता राजम आदि, इस तरह के कई नाम इस तरह के मूर्धन्य कलाकार वायलिन के हुए हैं जिन्होंने इस वाद्य को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। इस तरह से ये है। और तीसरा वाद्य हम ले रहे हैं सरोद। सरोद जो है वो विशुद्ध, इसके लिए भी हम देखते हैं कि दो मत इसके लिए मानते हैं। कुछ तो इसको बिल्कुल विशुद्ध भारतीय वाद्य मानते हैं। वो कहते हैं कि उसमें क्योंकि अजंता एलोरा की गुफाओं में उन्हें कुछ इस तरह के चित्र मिले हैं, तो ये माना जाता है कि ये उस समय से ये चित्र प्राप्त हुआ है। तो ये माना जाता है कि ये उस समय से ये साज जो है कहीं ना कहीं मतलब मौजूद था। दूसरा जो है, और तो इसलिए उसको वो चित्रवीणा आदि से जो है उसका थोड़ा उद्भव जो है वो मानते हैं। एक जो दूसरा मत है वो है उस्ताद अमजद अली खान साहब, जो कि आज सरोद का एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही लोकप्रिय नाम है। वो जो मानते हैं, वो उनका कहना है कि ये जो रबाब वाद्य था उसका ही मॉडिफाइड रूप, यानी उसका ही संशोधित परिवर्तित रूप जो है वो सरोद है। तो इस तरह से ये माना जाता है। और ये माना जाता है कि सरोदय इस तरह से पहले लिखा जाता था, उसी का फिर धीरे धीरे करते करते ये उसका अभ्रंश होते होते ये बाद में सरोद कहा जाने लगा। तो इस प्रकार ये होता है। और सरोद का देखा जाए, उसकी जो बनावट है, उसका शरीर मुख्यतः खूंटियों के लगने वाले स्थान को छोड़कर एक ही लकड़ी के कुंदे से बनाया जाता है। और जो इसमें लकड़ी इस्तेमाल होती है वो सागौन, तून, टीक आदि की होती है। और इस प्रकार इसका आकार जो है वो प्राचीन चित्रावीणा और मध्यकालीन में जो रबाब आदि उनसे थोड़ा मिलता जुलता है। और इसके जो है, इसके देखा जाए तो इसके जो मुख्य हैं उसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। ढांचे का ऊपरी भाग जहाँ मुख्य तारों की खूंटियाँ लगाई जाती हैं, और ढांचे का मध्य भाग जहाँ इस्पात का पत्थर चढ़ाया जाता है तथा उसके ऊपर ही वादन क्रिया इसमें होती है। और तीसरा ढांचे का वह भाग जो तुम्बी के स्थान पर होता है, वहाँ ऊपर से चमड़ा मड़ा रहता है और उसके ऊपर घोड़ी यानी घुड़त जो है रखी जाती है। तो ढांचे का ऊपरी भाग जहाँ मुख्य खूंटियाँ लगाई जाती हैं वो 1 फुट से अधिक लंबा, वो लगभग 7 इंच व्यास का होता है और भीतर से ये ठोस होता है। और इसलिए इसकी लकड़ी में कभी कभी खुदाई का काम भी किया जाता है। और किसी किसी सरोद में हम देखते हैं कि पीछे की ओर एक छोटा सा तुम्बा जो प्राय स्टील या एल्युमिनियम, पीतल आदि का होता है, वो भी लगा दिया जाता है। और वो इस तरह से हम उसमें ये लगाया जाता है। दूसरा ये है कि ढांचे का मध्य भाग जहाँ ऊपर लोहे का पत्थर लगाया जाता है तथा जिसके ऊपर मुख्य वादन क्रिया होती है, लगभग 15 से 16 इंच तक का होता है। और इसकी ऊपरी सतह की चौड़ाई जो है वो मेरू के पास 2.5 से 3.25 इंच तक की होती है। और जो घुड़च की ओर आगे बढ़ती जाती है वह जहाँ लोहे का पत्थर समाप्त हो जाता है, इस तरह से ये है। और इस मध्य क्षेत्र में हम देखते हैं कि मेरू से लगभग 4.5 तथा 7.5 इंच हटकर क्रमशः 2 खूंटियाँ लगाई जाती हैं जिनमें चिकारी के तार लगाए जाते हैं। ढांचे का जो निचला भाग है वहाँ चमड़ा मढ़ा जाता है जो लगभग 9 इंच परिधि का होता है। और इस चमड़े के ऊपर लंगोट से 3 इंच मेरू के से हटकर घुड़च यानी जो है वो रखी जाती है। और ये घुड़च लगभग 3 इंच लंबी तथा 1.25 इंच ऊंची हड्डी की बनी होती है। अब मुख्य बाज के तार और जो छेड़ के तार और चिकारियों के तार हैं वो घुड़च से ही ऊपर से होकर गुजरते हैं तथा तरफ के तारों को उसके नीचे से अलग अलग छिद्र बन के जो है वो निकलते हैं। इस प्रकार सरोद में मुख्य तारों के लिए एक तार गहन लगा होता है जो मेरू का काम करता है। और इसमें जो है ये जो सजावट का काम हम देखते हैं वो कम मिल देता है। इसमें जो है इसको एक नया रूप देने का ये जो काम है वो उसको उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को उसका श्रेय जाता है। पहले ये होता था कि इसमें मुख्यतः इसमें बेसिक में जो थे वो इसमें 4 तार लगते थे
जिसमें कि दो तार होते थे वो ड्रोन के तार होते थे, यानी वो स्वर देने के काम आते थे, और दो जो तार हैं वो चिकारी के लिए कार्य होते थे। और तरबें जो हैं वो पुराने सरोद में मिलती हैं, 11 तरबों का प्रयोग होता था, लेकिन आजकल जो है 19 से लेकर 25 तक तरबें इसमें प्रयोग होती हैं। तो इस तरह से अलाउद्दीन खां साहब जो थे उन्होंने इसको उसकी गहराई और उसकी डेप्थ के लिए उसमें उन्होंने अलाउद्दीन खां साहब ने इसको इस तरह से तरबों का जो था वो लगा दी। तो उसके पहले ये गूंज नहीं होती थी, तो गूंज के लिए उन्होंने फिर लगाया। और पहले क्या होता था, गतें जो इसमें बजती थीं वो मध्यलय या द्रुतलय की होती थीं, और फिर बाद में जब गूंज बढ़ने लग गई तो फिर आलापचारी का काम, विलंबित लय का काम जो है ये भी इसमें किया जाने लगा। तो इस तरह से, और सरोद में पहले क्रंतन वगैरह ये काम भी नहीं होता था, जो सितार सरोद की सितार आदि की विशेषताएं हैं। तो क्रंतन, जमजमा, ये सब भी जो इसमें प्रयोग होने लगा, ये भी उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब की ही देन मानी जाती है। इस प्रकार जो है बाबा जो ये अलाउद्दीन खां साहब थे, इन्होंने उस समय दो मुखी जो हैं गतें जो हैं इस तरह की बनाई, और इस तरह से उन्होंने कई प्रयोग इसमें नए नए किए। अच्छा, 6 जो खूंटियों का था जो सरोद बनाया, उसमें रबाब की भांति उसने 6 खूंटियाँ लगाई, तो उसका श्रेय अलाउद्दीन खां साहब के पुत्र उस्ताद अली अकबर खां साहब को जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, अली अकबर खां साहब और शरण रानी जी, अब उनके राधिका मोहन मोहित्र, और अभी जो है वर्तमान में उस्ताद अमजद अली खां साहब, प्रभात सक्सेना, इस तरह के कई नाम इस तरह के हैं जो कि सरोद को जिन्होंने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। इस प्रकार ये सारे वाद्य हैं। थैंक यू।